हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल कंपटीशन क्लासेस पर। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके तहत हम लोग पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1919। इससे पहले मैंने आपको भारत परिषद अधिनियम 1909 का एक्ट पढ़ा दिया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर क्लिक कीजिए और पूरा वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1919 का भारत परिषद अधिनियम। समय को बचाने के लिए मैंने इसको पहले से लिख दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा और आपको ध्यान से समझना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1919 की। देखिए 1919 में भारत में अंग्रेजों के द्वारा बहुत अत्याचार हो गया था। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1919 में ही जो मुसलमानों के लिए विद्रोह किया गया था वो भी 1919 में ही हुआ था। तो 1919 में काफी कुछ गड़बड़ हो गया था। तब अंग्रेजों को लग गया था कि अब भारतीयों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, नहीं तो ये भारतीय फिर से 1857 की क्रांति दोहरा देंगे। और अगर 1857 की क्रांति दोबारा दोहराई गई तो अंग्रेज भारत में अब रह नहीं पाएंगे, इन्हें फिर से मारा जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अब भारतीयों के लिए कोई कानून बनाए, कुछ ऐसा बनाए ताकि इनको लगे कि नहीं, भारतीयों के लिए वास्तव में कुछ बनाया जा रहा है। तब इन्होंने बनाया भारत परिषद अधिनियम 1919। आखिर इसमें क्या था, तो इसमें बताया गया कि यह उत्तरदायी सरकार की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। मतलब इन्होंने कहा कि अब हम भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। उत्तरदायी सरकार का मतलब होता है कि किसी के प्रति उत्तरदायी होना। जैसे मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती, अगर मंत्रिमंडल कुछ गलत करती है तो उससे क्वेश्चन कौन पूछती है, लोकसभा पूछती है। तो और उत्तरदायी सरकार होना एक अच्छी बात है। तो इन्होंने कहा कि हम भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे, मतलब अगर कुछ गलत होगा तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इन्होंने 1919 में भारत में पहली बार उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का निर्णय लिया। कहा कि हम भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित करेंगे। तो इन्होंने भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापना किया। लेकिन ये 1919 का जो अधिनियम था ये भी किसी अन्य नाम से जाना जाता था। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1909 के एक्ट को 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता था। उसी तरीके से ये 1919 का जो अधिनियम था इसे जाना जाता था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। किस नाम से जाना जाता था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड कौन थे, चेम्सफोर्ड उस समय भारत में वायसराय थे। तो इन्हीं के दोनों नामों को मिला करके इस अधिनियम को किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो मॉन्टेग्यू कौन थे, भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड कौन थे, वायसराय थे। इन्होंने भी भारत में बहुत कुछ किया। जिस तरीके से मार्ले मिंटो सुधार ने भारत में मुसलमानों के लिए सांप्रदायिकता शुरू कर दी, मतलब मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था शुरू कर दी। तो इन्होंने कहा कि अगर उन्होंने शुरू किया है तो हम इसे बढ़ाएंगे। भाई जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी लोगों में बंटवारा होगा, देश अपने आप टूट जाएगा। तो इन्होंने कहा कि हम सांप्रदायिकता को और बढ़ाएंगे। सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता था, किस अधिनियम को कहा जाता था, 1909 के अधिनियम को कहा जाता था। सांप्रदायिकता के जनक वाला अधिनियम 1909 वाला था, उसमें केवल मुसलमानों को ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। लेकिन 1919 वाले में क्या हुआ, 1919 वाले में सबको एक तरफ से कहा गया कि अब अलग अलग लोग खड़े होंगे। मतलब अगर कोई मुसलमान खड़ा होता है तो मुसलमान लोग ही उसको वोटिंग करेंगे, कोई ईसाई खड़ा होता है तो केवल ईसाई ही उसको वोटिंग करेंगे, अगर कोई बौद्ध खड़ा होता है चुनाव के लिए तो केवल बौद्ध लोग ही उसको वोटिंग करेंगे। मतलब यहाँ पर इन्होंने एकदम तरीके से बांट दिया कि सबको अलग अलग बांट दो। क्या किया, कहा कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाए, और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के चक्कर में इन्होंने सिखों, बौद्धों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों इन सब का सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मतलब अलग निर्वाचन व्यवस्था शुरू कर दिया। कहा जाओ सब लोग अलग अलग लड़ते रहना। मतलब देख रहे हो कि इसे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने किया था, इसलिए इनका इस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो इन्होंने क्या किया, भारत में सांप्रदायिकता को और आगे बढ़ाया। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सांप्रदायिकता के जनक वाला अधिनियम 1909 का अधिनियम, उसमें किसको दिया गया था, उसमें मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। लेकिन इसमें और किन किन लोगों को दिया गया, सिखों को दिया गया, बौद्धों को दिया गया, ईसाइयों को दिया गया, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को दिया गया, सबको अलग अलग दे दिया गया। तो इस तरीके से इन्होंने भारत को पूरी तरह बांटने की कोशिश कर दी थी। इसमें अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 2, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था चालू कर दी गई। पहले केंद्र में केवल एक ही सदन हुआ करते थे। तो 1919 के तहत क्या किया गया
केंद्र में 2 सदन बना दिए गए। अब 2 सदन कौन कौन से थे? लोकसभा और राज्यसभा। अब ये 2 सदन क्यों बनाए गए? क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। उत्तरदायी सरकार की स्थापना तभी हो सकती है जब कोई भी विधेयक 2 बार चेक होगा। 2 बार चेक होने का मतलब है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर संसद भवन में अगर किसी विधेयक को पारित कराना होता है तो क्या होता है? संसद भवन में 2 कमरे होते हैं, आप समझ सकते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। आप मानिए कि ये 2 कमरे हैं अलग अलग, एक लोकसभा है एक राज्यसभा, इसमें कुछ लोग रहते हैं और इसमें कुछ लोग रहते हैं। तो क्या होता है, अगर कोई विधेयक पारित कराना होता है तो पहले या तो लोकसभा में जाएगा या तो राज्यसभा में जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं ये पहली बार जाएगा, या तो पहले लोकसभा में जाएगा या तो राज्यसभा में जाएगा। मान लीजिए पहले लोकसभा में गया और लोकसभा में जाने के बाद फिर क्या होता है पता है? लोकसभा से पारित होगा और लोकसभा से पारित होने के बाद फिर ये जाता है राज्यसभा में और वहां से पारित होता है, मतलब लोकसभा से भी पारित होगा, राज्यसभा से भी पारित होगा और अंततः राष्ट्रपति महोदय जब इस पर सिग्नेचर कर देंगे तब कोई जो बिल होता है वो कानून बन जाता है। तो भाई भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई थी और उत्तरदायी सरकार का मतलब है कि किसी चीज का डबल वेरिफिकेशन करना है। अब कोई विधेयक बनना है कि एक ही सदन में गया और वहीं से पारित हो गया सीधा, तब कहां उत्तरदायी सरकार हो पाएगी। इसीलिए इन्होंने भारत में केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था लागू कर दिया। केंद्र में जो सदन बना हुआ था, जो केंद्रीय विधानसभा थी, उसमें क्या किया? लोकसभा बना दिया और राज्यसभा, मतलब 2-2 सदन बना दिए। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1919 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। तो ये पॉइंट एकदम आपको याद रखना है कि केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1919 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। और इन्होंने क्या किया? राज्यों में भी कुछ सुधार हुआ। राज्यों में क्या हुआ? क्योंकि केंद्र में भी विधायिका बनाई गई थी और राज्य में भी बनाई गई थी, हर जगह बनाई गई थी। तो जो राज्यों में सदन बनाए गए थे उसमें द्वैध शासन लागू कर दिया गया। द्वैध शासन का मतलब समझते हैं? द्वैध शासन का मतलब होता है एक ही चीज पर 2-2 लोगों का शासन। जैसे आप सोचिए, अभी आपके ऊपर 2-2 लोगों का शासन है, मम्मी का भी शासन है, पापा की भी शासन है। कभी कभी क्या होता है, आदमी दोनों शासन में कुटा जाता है। जैसे कभी बाहर गया और आया देर में, तो मम्मी पहले 3-4 तमाचा खींच के मारी, बोली कहाँ गया था, बताया नहीं। मतलब वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप उनके प्रति उत्तरदायी हैं, तो भाई वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आपका अगर दुर्भाग्य खराब रहा तो आपके पिताजी भी आ जाएंगे और वो भी 3-4 तमाचा खींच के लगा देंगे। तो देख रहे हैं आपके ऊपर कितने लोगों का शासन? 2-2 लोगों का शासन, मम्मी का भी शासन, पापा का भी शासन। और जैसे शादी हो जाएगी फिर 3-3 शासन हो जाएगा, पत्नी वाला शासन अलग। तो अभी द्वैध शासन में ही जी रहे हैं, तो द्वैध शासन ठीक है। तो द्वैध शासन का मतलब होता है कि जब एक ही चीज पर 2-2 लोगों का शासन हो जाए। जैसे जो राज्यों में जो विधानसभाएं बनाई गई थी, उन विधानसभाओं को 2 पार्ट में बांट दिया गया। कहा गया कि एक आरक्षित विषय होगा और एक हस्तांतरित विषय होगा। आरक्षित विषय पर केवल गवर्नर काम करेंगे और हस्तांतरित विषय पर गवर्नर के साथ साथ जो उनके परिषद होती है वो भी काम करेगी। तो राज्यों में क्या किया गया? राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन समझ गए होंगे? द्वैध शासन का मतलब होता है एक ही स्थान पर 2-2 लोगों का शासन। तो राज्यों में जो विधायिका बनाई गई थी उस पर कितने लोगों का शासन हो गया था? 2-2 लोगों का शासन। इसमें जो चौथा पॉइंट है वो क्या याद रखना है? भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। जब मैंने आपको 1892 का अधिनियम पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि भारत में निर्वाचन की शुरुआत तो की गई थी, लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। वहां पर लोगों के कहने पर चुना जाता था। लेकिन 1919 के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ भारत में। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सब मामलों में आगे निकल गया। 1919 में ही भारत ने महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दे दिया, जबकि अमेरिका ने बहुत दिनों बाद दिया। तो भारत इन मामले में बहुत आगे बढ़ गया था कि इसने महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार 1919 में ही दे दिया था। और प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात भी 1919 में ही प्रारंभ हो गई। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1926 में भारत परिषद अधिनियम 1926 के द्वारा भारत में यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यूपीएससी का गठन कब किया गया था? 1926 में। और किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो ये जो अधिनियम बनाया गया था वास्तव में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहता था। उत्तरदायी सरकार की स्थापना क्यों करना चाहता था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 1919 में हो गया था कांड
1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था और भारतीय एकदम क्रोधित थे इनसे। तो इन्होंने कहा थोड़ा मिर्च मसाला इनको दे दिया जाए ताकि थोड़ा ठंडा जाए। इसीलिए इन्होंने भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापना करने की बात कही थी और काफी उत्तरदायी सरकार के हद में मतलब ये आगे बढ़े थे। लेकिन इन्होंने कहा कि अभी ये परमानेंट नहीं है, ये फिक्स नहीं है, इसको जांच करने के लिए हम 10 साल बाद एक आयोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक आयोग कि ये जो भारत में भारत परिषद अधिनियम 1919 बनाया गया है, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने में सफल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी जांच करने के लिए हम बनाएंगे 10 साल बाद एक आयोग। क्या बनाएंगे? एक आयोग। तो आयोग तो बनाया जाना था 10 साल बाद, मतलब अगर 1919 से हम जोड़ें तो 1929 में बनाना था एक आयोग। क्या बनाना था? एक आयोग जो इस बात की जांच करता कि क्या भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा जो भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा रही है ये सही भी है कि नहीं सही है। तो 1929 में इसके लिए एक आयोग बनाना था, लेकिन 1929 से पहले ही बना दिया गया। कब पहले बनाया गया? तो 1927 में ही बना दिया गया। आखिर 27 में क्यों बनाया गया? देखिए, जो 1929 तक मतलब 1927 तक जो ब्रिटेन में तत्कालीन सरकार थी उनको लग गया था कि अब हमारी सरकार गिर जाएगी, सरकार आगे चल नहीं पाएगी, इसीलिए उन्होंने समय से पूर्व भाई आयोग बनाना था 10 साल बाद, मतलब 1919 से अगर 10 जोड़ेंगे तो 1929 में बनाना था, लेकिन इन्होंने 2 वर्ष पहले ही गठन कर दिया 1927 में। और ये आयोग कौन सा था? ये आयोग था साइमन कमीशन। कौन सा आयोग था? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन ही इस 1919 के अधिनियम की जांच करता कि भारत में इसने उत्तरदायी सरकार की जो स्थापना की है क्या ये सही है कि नहीं। तो आपको ये पूरा पढ़ लेना है। ये भारत हम आपको साइमन कमीशन अगले वीडियो में पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको ये पूरा पढ़ लेना है 1919 का अधिनियम। और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इसमें आपको यही याद रखना है कि इसका जो अन्य नाम था, मतलब 1919 के अधिनियम को किस अन्य नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। क्यों जानते हैं? क्योंकि मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड क्या थे? भारत में वायसराय थे। एक बार हम इसको क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1919 इसको क्यों बनाया गया? क्योंकि ये भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहता था। इसका अन्य नाम क्या था? इसका अन्य नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1919 के समय में भारत में वायसराय कौन थे? तो भारत में वायसराय थे चेम्सफोर्ड और भारत सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू था। कौन था? मॉन्टेग्यू। दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, सांप्रदायिकता को और आगे इसने बढ़ाया। 1909 वाले में केवल मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, लेकिन इस वाले अधिनियम में बौद्धों, सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय समुदाय इन सबको भी दे दिया गया। कहा गया सब अलग अलग लड़ो, सब लोग अलग अलग चुनाव होगा सबका। तो इसमें अगला पॉइंट क्या है? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। अभी भी हमारे केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था है। जो हमारे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा की स्थापना की गई ये 1919 तक 1919 में ही कर दी गई थी। हालांकि उस समय इसका नाम लोकसभा या राज्यसभा नहीं था। तो 1919 में क्या किया गया? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था और राज्यों में क्या हुआ? राज्यों में द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब ऐसा शासन जो दो दो लोगों का शासन है। तो राज्यों में द्वैध शासन लगा दिया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था शुरू हुई। महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, जो कि सबसे बड़ी बात थी क्योंकि अमेरिका भी इस मामले में आगे नहीं जा पाया था। और अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि 1926 में 1919 के अधिनियम के तहत भारत में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की गठन किया गया था। तो अगर आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।